ठीक है। तो रोटेशनल मोशन तो चलो इस चैप्टर में बाद में आता है, बट फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू स्टडिंग द मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, जो कुछ भी हमने पढ़ा था, दोज वेर ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। हम हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के करते, जो भी इक्वेशंस है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के करते थे। जैसे कि आपने लॉज ऑफ मोशन में देखा होगा कि जब हम फ्री बॉडी डायग्राम भी बना रहे थे तो वो हमेशा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के कर रहे थे। ठीक। और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास को उस पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मतलब सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तो चलो अभी तक फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, वो भी ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाले चैप्टर में ही इंट्रोड्यूस होता है। बट बेसिकली हम हमेशा मान के चल रहे थे कि जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके सेंटर को हम उसका लोकेशन मान के, एनीवे लोकेशन कभी इतना आया नहीं किसी क्वेश्चन में। ठीक। बट मेनली जैसे जो भी बॉडीज़ होती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो चीफली आप जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको दो तरीके मान सकते हो। एक होता है कि या तो आप उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, एक होता है जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे या तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, या फिर जो कि अभी हम देखेंगे जिनके जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट जिनके साथ अभी हमने डील नहीं किया है वो है आपके एक्सटेंडेड बॉडीज़। ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ ही डील किया है, सिर्फ इसी के साथ डील किया है। इनकी खास बात क्या होती है कि इनको आप मान सकते हो कि हाँ ठीक है ये पॉइंट ही है, फिर पॉइंट पे फोर्सेस एज्यूम कर लो, मूवमेंट भी पॉइंट के हिसाब से देख लो, काफ़ी ईजी होता है इनको साथ डील करना। बट जब एक्सटेंडेड बॉडीज़ आ जाती है वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो पहली बात तो ये कि एक्सटेंडेड बॉडीज़ होते क्या है। ठीक है, मतलब इनको इनके बारे में हम सोचे कैसे, तो इनको हम मान के चलते कि ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल्स या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भी अब मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ठीक है ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये एक सिर्फ एक पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है ए, ये हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर हो गए तो जैसे ए एक सिस्टम है या एक बॉडी है विच कंसिस्ट ऑफ 4 पार्टिकल्स, B1, B2, B3 एंड B4। ठीक। अब इसमें भी स्पेसिफिकली हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है रिजिड बॉडीज़। रिजिड बॉडीज़ क्या होती है? जो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल जहाँ पे पेयर वाइज किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो भी डिस्टेंसेस है वो चेंज नहीं होती है बेसिकली। ठीक है, ये थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है बट आप इसको कंसेप्चुअली ऐसे समझ सकते हो कि इनका जो शेप है वो डिफॉर्म नहीं हो सकता, शेप डेफिनेट रहता है। ठीक है, तो एक रिजिड बॉडी पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस चैप्टर में आता है वो है रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी क्या होता है? इट इज़ अ बॉडी विद अ परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप। अ बॉडी विथ अ perfectly definite and unchanging shape। इसका मतलब ये है कि कोई भी पेयर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप ले लोगे तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन Between them do not change. एनी पेयर Does not ऑफ change. पार्टिकल्स डज नॉट चेंज। वो बस इन्हीं दो पार्टी के पॉइंट्स के लिए होगा पार्टी। मतलब जितने भी पार्टिकल्स है ना, जितने भी पार्टिकल्स है उस सिस्टम में, उनमें से कोई भी दो पार्टिकल्स अगर आप ले लोगे ना तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो चेंज नहीं होगा। हमेशा ऐसे ही रहेगा। कोई सा भी पेयर ले लो, B1 B2 ले लो, B1 B4 ले लो, B2 B3 ले लो, B1 B3 ले लो। ठीक है, तो एक ये एक सब टाइप है एक्सटेंडेड बॉडीज़ का। ठीक है, तो एक्सटेंडेड बॉडीज़ या तो डिफॉर्मेबल बॉडीज़ हो सकती है या फिर रिजिड बॉडीज़ हो सकती है। ठीक। तो नेक्स्ट देखेंगे कि फिर ये ठीक है रिजिड बॉडीज़ होती है तो फिर इनका मोशन कैसा हो सकता है। राइट, क्योंकि कोई भी बेसिकली चीज़ हम तो पूरी यही तरह से देखना चाहते हैं प्रेडिक्ट ना, नहीं होती। बेसिकली हम यही तो देखना चाहते हैं ना कि मोशन किस तरीके से वैरी कर सकता है, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का मोशन वगैरह हमने देख लिया है, काइनेमैटिक्स भी देख लिया है, डायनामिक्स भी देख लिया है। तो अब एक
एक्सटेंडेड बॉडी, और वो भी एक पर्टिकुलरली एक रिजिड बॉडी का मोशन कैसा होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो मोशन अब मेनली दो टाइप्स की होती है। एक होता है आपका रोटेशनल, एक होता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, और एक होता है आपका रोटेशनल मोशन, ठीक। तो ट्रांसलेशनल जो ये प्लस रोटेशनल मोशन भी होता है मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज़ हैं, यार, दोनों तो एक साथ भी होते हैं ना, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज़ चीफ मेनली दो टाइप्स की हो सकती है। एक होता है प्योर ट्रांसलेशनल, मतलब प्योर तो नहीं, प्योर भी हो सकता है। प्योर का मतलब अगर सिर्फ ट्रांसलेशनल हो रहा है तो प्योर, प्योर ट्रांसलेशन सिर्फ रोटेशनल हो रहा है तो प्योर रोटेशन। बट अदरवाइज मोशन दो तरह के हो सकते हैं, एक ट्रांसलेशनल हो सकता है और एक रोटेशनल हो सकता है। ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल, ठीक। अब ट्रांसलेशनल तो अभी तक हमने देखा ही है, बहुत सारे एग्जांपल देखे। बट रिजिड बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है? रिजिड बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्टिकल्स द of the rigid body will have the same velocity at any given instant of time, ठीक। वो होता है इनफैक्ट ये है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ये है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि अगर आप एक वेज ले लेते हो, और उस पर अगर आपने एक ब्लॉक रख दिया है सपोज, ठीक। तो अगर इस ब्लॉक का मोशन अगर आप देखते हो, तो इसका जो भी मोशन होगा इस वेज पे, दैट विल बी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कोई भी दो पॉइंट्स अगर आप ले लो, इसके यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, इन दोनों का जो भी वेलोसिटी होगा ना, सेम होगा। दोनों का अलग अलग नहीं होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। हाँ, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि ये स्लाइड करते हुए नीचे जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि ये टॉपल कर रहा है। अगर टॉपल करने लगेगा तो एक रोटेशनल कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा इसमें। बट अदरवाइज फॉर दिस पर्टिकुलर केस, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि ये स्लाइड करते हुए नीचे जा रहा है, तो ऐसे में ये इसका जो भी मोशन होगा दैट विल बी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, सर, ठीक। फ्रिक्शन की वजह से नीचे की ओर का प्रॉब्लम नहीं है, नीचे की ओर कम नहीं जाएगा क्या हो जाएगा? नीचे वाला जो देखो, सरफेस के साथ लगा हुआ देखो है मैं वो। बस यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बैठ के पूरा एनालाइज नहीं करना है यहाँ पे। जो होगा नीचे जाके क्या होगा, ऊपर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन कहाँ पे है, वो तो चलो, वो तो अलग बात है। जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम देखेंगे। यहाँ पे मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन कैसा हो सकता है? तो रोटेशनल मोशन अभी तक हमने प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसा रहता है। बट ऊपर ऊपर से हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जस्ट टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो एकदम सेम सा ही अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक वेज ले लेते हैं, एक वेज ले लेते हैं, और वेज के अबाउट अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ वुडन ब्लॉक हम यहाँ पे अगर एक सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं। एक सिलेंडर अगर हम रख देते हैं, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देते हैं, ठीक। ऐसा सिलेंडर जो कि सिर्फ रोल करते हुए नीचे जा रहा है, सिर्फ रोल करते हुए नीचे जा रहा है। ऐसा अगर हमने एक सिलेंडर ले लिया तो उसका जो भी मोशन होगा दैट विल बी प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। अगर ये सिर्फ ऐसे रोल करते हुए नीचे जा रहा है, इसका प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा, प्योर रोलिंग मोशन होगा या रोटेशनल मोशन होगा। अब क्यों होगा एग्जैक्टली तो देखो, ट्रांसलेशन के लिए तो मैंने डिफाइन कर दिया इसका। ट्रांसलेशन में ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी विल हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे अगर तो मैंने इसको फिक्स कर दिया एक जगह पे तो फिर ये घूमेगा। बट अगर मैंने इसको फिक्स नहीं किया तो ये ऐसे रोल करते हुए नीचे जाएगा, ठीक। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है, ये आगे तो जा रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन तो हो रहा है, बट साथ के साथ ये ऐसे मूव भी कर रहा है। इसके अगर कोई भी दो पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स अगर मैं देखूँ,
यहाँ पे एक पार्टिकल ले लो और यहाँ पे एक पार्टिकल ले लो और यहाँ पे एक पार्टिकल ले लो, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। इनफैक्ट जो ग्राउंड पे जो एग्जैक्टली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस वाले पॉइंट को अगर मैं देखता हूँ तो वो तो इनफैक्ट स्टेशनरी है, उसका ज़ीरो वेलोसिटी होगा विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, वो क्यों होगी वो आर्ग्यूमेंट थोड़ा हम बाद में भी जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली क्यों होता है, बट आप ये मान के चल सकते हो कि ठीक है, ये अगर रोल कर रहा है तो अगर रोल कर रहा है और स्लाइड नहीं कर रहा है बिल्कुल ही, तो जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ठीक, तो ऐसे में हमें ये दिख रहा है कि ठीक है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है, तो क्लियरली ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये आगे भी तो जा ही रहा है, तो ट्रांसलेशन भी है। तो इसका जो भी मोशन है ना, इसका जो भी यहाँ पे मोशन हो रहा है, कुछ ट्रांसलेशनल मोशन तो हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन तो हो रहा है, ट्रांसलेशनल प्लस बट रोटेशनल उसके बोथ, साथ में यस। एक और चीज़ भी हो रही है और उसी को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब ये प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है, प्योर रोटेशनल मोशन होने के लिए ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, ये तो आगे भी जा ही रहा है। ठीक है, उसके लिए तो बस एक तरीका है, वो एक्सेस में रोटेट करने, फिक्स्ड एक्सेस पे, है ना? प्योर रोटेशनल फिक्स एक्सेस पे हम रोटेट करना। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेशन प्लस समथिंग मोशन जो हो रहा है उसको रोटेशनल मोशन या फिर रोटेशन कहते हैं, और ये जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट, जिस इमेजिनरी लाइन के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना उसको एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में इसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो ये होगा, ये वाला जो सेंटर के थ्रू जो लाइन जा रही है वो। ठीक, मतलब ये एग्जैक्टली आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो, ये प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है। ठीक है, एक तरीके से इस प्लेन के अंदर जा रहा है। ठीक, ये एक्सेस गोइंग इनटू द प्लेन है, इसको एक्सेस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और यहाँ पे ख़ास बात ये कि एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है ना वो भी आगे जा रहा है, तो एक तरीके से जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एक्सटेंडेड बॉडी है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन कर ही रहे हैं और साथ के साथ एक रोटेशनल मोशन भी कर रहे हैं अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन एक फिक्स्ड लाइन होती है, फिक्स लाइन ज़रूरी नहीं है, जो भी लाइन हो अबाउट विच द बॉडी इज़ परफॉर्मिंग रोटेशन उसको हम एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में मोस्टली हम ऐसे एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, हम मोस्टली वैसे वाले एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होगा। ठीक है, मोस्टली हम एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स रखेंगे और उसी को स्टडी करेंगे मोस्टली। ठीक है, तो मोस्टली विल बी डीलिंग विथ, वी विल मोस्टली डील with a fixed axis of rotation. ठीक, वो rotation about a fixed axis या फिर रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, उसको प्रॉपरली आप डिफाइन कैसे करोगे? रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ अ रिजिड बॉडी। ये तब होता है जब एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, एवरी पार्टिकल ऑफ द rigid body moves in a circle, moves in a circle, in a circle, in such a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis। ठीक है, तो इसका विजुअल पिक्चर थोड़ा ऐसा दिखता है कि अगर आपके पास एक ऐसा रिजिड बॉडी है, ठीक है, ऐसा एक रिजिड बॉडी है, सपोज जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो
ये है। इनफैक्ट ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे एक्सेस यहीं पे हो। ठीक है, अगर ये जो ब्लू कलर में जो मैंने रिजिड बॉडी बनाया है, ठीक है, तो इफ़ इट इज़ परफॉर्मिंग अ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो भी पॉइंट्स हैं, कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं P1, इट इज़ परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन, इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल, इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस सच दैट जो इसका खुद का जो सर्कुलर मोशन है वो जिस प्लेन में हो रहा है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, ठीक है, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस एंड फर्दर जो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है दैट इज़ ऑन द एक्सिस। ठीक ठीक, इसी तरह अगर एक और पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे, सपोज एक पॉइंट P2 ले लिया मैंने, and it will also be performing circular motion about the axis and the center of that circle will be on the axis, ठीक है। अच्छा, ऐसे में अगर आप इस रिजिड बॉडी का कोई ऐसा पार्टिकल ले लेते हो विच इज़ एग्जैक्टली ऑन दी एक्सिस, एग्जैक्टली ऑन दी एक्सिस, तो उस एक्सिस का मूवमेंट कैसा होगा, मतलब उस पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होगा एग्जैक्टली अगर एक्सिस पे ले लिया P3, तो ऐसा अगर एक पॉइंट आपने ले लिया पार्टिकल सर वो तो ऑन दी मूव एक्सिस, करेगा भी। नहीं उसका बेसिकली कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, पार्टिकल हाँ, ऑन क्योंकि दी वो तो एक्सिस इज एक्सिस, स्टेशनरी, ऑन दी हाँ एक्सिस एक्सिस स्टेशनरी, विल बी स्टेशनरी। स्टेशनरी, ठीक है। हाँ बट ये ज़रूर देखो कि अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर ये एक्सटेंडेड बॉडी, रिजिड बॉडी रोटेशन कर रहा है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो इसका मतलब ये भी है कि ठीक है ये सारे तो अपने अपने सर्कल्स में मूव कर रहे हैं, इसका रेडियस कुछ होगा R1 बोल देते, इसका रेडियस कुछ होगा R2 बोल देते, ठीक है, सबका रेडियस अलग है, ठीक है, सबका रेडियस अलग है, बट वो जिस रेट पे मूव कर रहे हैं ना इसके अक्रॉस, मतलब जितने टाइम में वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं सारे पार्टिकल्स के लिए सेम होगा, ठीक है। अब हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा फिक्स्ड एक्सेस हो, समटाइम्स फिक्स्ड एक्सेस नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे फिक्स्ड एक्सेस नहीं होता, जैसे कि आप अगर देख लो एक स्पिनिंग टॉप अगर देखते हो, आप एक स्पिनिंग टॉप अगर देखते हो, जो कि स्पिनिंग टॉप में बेसिकली मूवमेंट किस टाइप का होता है, दीज आर दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, स्पिनिंग टॉप जो लट्टू होता है वो थोड़ा इस टाइप से मूव करता है, ठीक, ये इसका जो भी एक्सिस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक, और ये इस तरीके से स्पिन कर रहा होगा, बट एट द सेम टाइम वो इस तरह से भी मूव करता है, राइट, इस तरह से भी मूव करता है, एक एक बार इस यहाँ पे रहेगा, एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, इस तरह से भी मूव करता है, मतलब ये इस तरह रोटेट तो कर ही रहा है बट एट द सेम टाइम इस तरह से भी मूव कर रहा है, ठीक, तो ऐसे में आप देखो इसका जो खुद का एक्सिस है ये खुद अपने एक्सिस के अबाउट तो रोटेशनल मोशन कर ही रहा है, बट एट द सेम टाइम इसका खुद का जो एक्सिस है वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इनफैक्ट सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं, वो खुद एक रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, ठीक, तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को प्रीसेशन कहते हैं, प्रीसेशन, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, बट ये बस ऐसे एज एन एग्जांपल बताया गया, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी about a about an
अबाउट अ मूविंग एक्सिस, अबाउट अ मूविंग एक्सिस, ठीक है। बट यहाँ पे ये ज़रूर देखो कि ये जो पॉइंट है ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो अबाउट अ मूविंग एक्सिस विथ अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक। इसका एक और एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है वो है एक सीलिंग, ये एक टेबल फैन का। तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर एग्जांपल दे रखा है कि इफ़ यू हैव अ टेबल फैन खुद भी तो स्विंग करता ही है और उसके ब्लेड भी घूम रहे होते हैं, ठीक। तो इफ़ यू हैव अ टेबल फैन लाइक दिस, उसके ब्लेड्स खुद भी घूम रहे होते हैं, ठीक। एट द सेम टाइम इसका जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये फैन ब्लेड घूम रहे होते हैं और ये एक्सिस खुद भी स्विंग करता है, लेफ़्ट टू राइट स्विंग करता है, ऑसिलेट करता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका खुद का जो एक्सिस है वो भी मूव कर रहा है एक तरीके से। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। नहीं, ये प्रिसेशन नहीं है, ठीक है। दिस इज समथिंग एल्स। ये जो टॉप वाला मैंने बताया था वो प्रिसेशन है, ठीक। प्रिसिशन क्यों नहीं है? नहीं है, ये प्रिसेशन नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? डिफाइंड ही इस तरीके से है। सर क्या हम बोल सकते हैं कि टॉप का जो फिक्स्ड एक्सिस है वो स्ट्रेट लाइन है एक तरह से, कंप्लीटली फिक्स्ड एक्सिस? एक्सिस स्ट्रेट लाइन ही होता है, ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, सर बस ये घूम रहा है। कंप्लीटली मतलब वो जो जिसके अराउंड वो घूमता है ऐसे। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और जो इसका खुद का एक्सिस है वो भी रोटेट कर रहा है एक और एक्सिस के सर अबाउट। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो खुद के एक्सिस ऑफ रोटेशन ही फिक्स्ड है, पूरे टॉप का एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो स्लैंटेड वन नहीं, स्ट्रेट वन। ये टॉप का एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये हाँ ये अरे ठीक है, इतने स्पेसिफिक्स में मत जाओ, ठीक है। दो अलग एक्सेस है, इसका खुद का एक एक्सेस है और वो एक्सेस खुद भी एक और एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बस ऐसे एग्जांपल्स के लिए बता दिया जाता है, बट वो एक्चुअली इस पर हम ज़्यादा वर्क करेंगे नहीं और इसका जो भी स्टडी है वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक। मैम पढ़ा रही थी इसलिए। हाँ पढ़ाया होगा, बट उस पर क्वेश्चन क्या ही पूछ सकते हो। एमसीक्यू में आ सकता है आई गेस। क्या क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में? मतलब पूछेगा कि कुछ एग्जांपल दे दिया होगा कि बोलने के लिए कि ये किस टाइप का मोशन है, हाँ उसमें तो वो तो आप प्रिसिशन। देख के बता सकते हो ना कि ये ट्रांसलेशनल है या रोटेशन, मतलब रोटेशन है या मिक्सचर है दोनों का, ठीक है। कभी इस तरीके से नहीं पूछा जाता कि ये ऐसा हो रहा है कि ये क्या है स्पेसिफिकली। प्रिसेशन के बारे में आपको पता ही कितना, एक ही चीज़ तो बताई गई है, उसके बेसिस पे आप सारी चीज़ें तो आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी चैप्टर में मोस्टली जो हम डील करेंगे वो होगा रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। मोस्टली नहीं, सिर्फ ओनली, मतलब एक आधे केस में थोड़ा बहुत हम अलग सिचुएशन देखेंगे, एकदम एंड में हम देखेंगे कि हाँ रोलिंग मोशन में हम एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, वहाँ पे थोड़ी चीज़ें बदल जाएंगी, बट अदरवाइज विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक। और ये इन जनरल आप ये चीज़ मान के चल सकते हो कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज़ नॉट पिवटेड और फिक्स्ड, मतलब एक तरीके से अगर कहीं पर उसको मैंने फिक्स नहीं कर रखा है ना, कोई भी रोटेशनल बॉडी को अगर मैंने फिक्स नहीं कर रखा है ना, जैसे इसको मैंने यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट अगर फिक्स कर दिया तो सिर्फ रोटेशन, प्योर रोटेशन हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखो दिस इज़ प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन है, ये प्योर रोटेशन है। अब प्योर रोटेशन अगर मैंने एक्सिस को फिक्स नहीं किया होता ना तो फिर प्योर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जब भी मैं एक्सिस को फिक्स नहीं करता तो या तो प्योर ट्रांसलेशन होगा या फिर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होगा।
प्योर रोटेशन नहीं हो सकता। प्योर रोटेशन के लिए मेरे को पिवट या फिक्स करना पड़ेगा किसी तरीके से। ठीक है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ती है। तो पहला वो बेसिक चीज़ होता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? कंसेप्चुअली हम सेंटर ऑफ मास को समझ सकते हैं कि इट इज़ दैट पॉइंट अबाउट विच वी कैन अज्यूम द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, कंसेप्चुअली ऐसे समझ सकते हैं। और मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहले एक 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, बस अगर 2 पार्टिकल्स है ए और बी, ठीक है, सपोज़ एक ए का पोजीशन वेक्टर आर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर आर बी है, ठीक, और इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो 2 पार्टिकल सिस्टम है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका लोकेशन हमें इस फॉर्मूले से मिलता है। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास दैट विल बी इक्वल टू एम ए आर ए प्लस एम बी आर बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि अगर एक सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो उसका पूरा मास हम मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ऐसे में ये जो सिस्टम है इसको मैं इक्विवेलेंटली एक ऐसे सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जहाँ पे इसका पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे है। ठीक है, तो पूरा मास मतलब एम ए प्लस एम बी, इट इज़ नाउ एट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है आर सी एम मैंने बोल दिया, वो इस फॉर्मूले से आता है, एम ए आर ए प्लस एम बी आर बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी। तो अगर हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन की अगर बात करें, कोई ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, तो ऐसे में जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है उसी से मेरे को उसका लोकेशन मिल जाएगा। तो ऐसे में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इससे एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आ जाता है एम ए एक्स ए प्लस एम बी एक्स बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी, और वाई कोऑर्डिनेट सिमिलरली आ जाएगा एम ए वाई ए प्लस एम बी वाई बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला ही ऐसा है, एक तरीके से आप अगर सोच के देखो तो सिर्फ इसको देखते हैं पहले। ये एग्जैक्टली क्या है? ये एम ए डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी टाइम्स एक्स ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी टाइम्स एक्स बी। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, एक्स ए और एक्स बी, अल्फ़ा टाइम्स एक्स ए प्लस ये जो एम बी है ये एक्चुअली 1 माइनस अल्फ़ा टाइम्स एक्स बी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको और इसको अगर आप सम कर दोगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक, ये अल्फ़ा टाइम्स एक्स ए प्लस 1 माइनस अल्फ़ा टाइम्स एक्स बी के बराबर है, और ये हमें देता है एक पॉइंट विच इज़ इन बिटवीन एक्स ए एंड एक्स बी। इसका मतलब ये है कि जो ये सेंटर ऑफ मास जो भी है ना, जो भी आएगा इस फॉर्मूले से, वो हमेशा इन 2 पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में होता है कहीं, मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग लाइन के अंदर होगा, इंटीरियर में होगा, एक्सटीरियर में नहीं होगा, इंटीरियर में होगा। ठीक, अब डिपेंडिंग ऑन द मासेस वो एक से दूसरे साइड में खिंच जाएगा। ठीक है, अगर मास ए बड़ा होगा तो सेंटर ऑफ मास विल बी क्लोजर टू ए, अगर मास बी बड़ा होगा तो सेंटर ऑफ मास विल बी क्लोजर टू बी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम एन पार्टिकल्स के लिए हाँ, जो भी बड़ा होगा उसकी तरफ वो चला जाता है। ठीक, अब इसी चीज़ को मैं एन पार्टिकल्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये तो मैंने 2 पार्टिकल्स के लिए बताया है, एन पार्टिकल्स के लिए आप बहुत इजीली ये सोच सकते हो क्या होगा। ठीक है, तो फॉर एन एन पार्टिकल सिस्टम, फॉर एन एन पार्टिकल सिस्टम आप इसको कैसे लिख सकते हो? जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का दैट विल बी समेशन एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई। वाई कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा समेशन एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई। और 3D में है अगर ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सिर्फ प्लेनार नहीं है, तो ऐसे में जो जेड कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वो आ जाएगा समेशन एम आई जेड आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई। ठीक है,
यहाँ पे एक चीज़ देख लो, समेशन एम आई जो मैं लिख रहा हूँ बार बार, वो क्या है, सारे जो भी सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स है उन सारे पार्टिकल्स का के मास का सम। तो उसको मैं एम से अगर रिप्रेजेंट कर दूँ, वेर एम इज़ द टोटल मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। ठीक, तो हर एक केस में एग्जैक्टली क्या आ रहा है, समेशन एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एम। ठीक, और इसी चीज़ को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा समेशन एम आई आर आई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 बाई एम टाइम्स समेशन एम आई एक्स आई, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 बाई एम टाइम्स समेशन एम आई वाई आई, जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 बाई एम टाइम्स समेशन एम आई जेड आई। ठीक, और अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 1 बाई एम टाइम्स समेशन एम आई आर आई। ठीक, ठीक है, तो ये तो चलो बेसिक फॉर्मूला था। हाँ, अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केसेस आप सोच सकते हो कि पहली बात तो अगर सारे मासेस बराबर है, ठीक है, अगर 2 पार्टिकल सिस्टम लिया और 2 पार्टिकल्स हैं और दोनों के मासेस बराबर है, पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, तो फिर आप यहाँ पे सोच सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, का फॉर्मूला लगाओगे समेशन एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, और एम वन एम टू दोनों बराबर है तो वो एग्जैक्टली आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, वाई आ जाएगा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू, और जेड कोऑर्डिनेट भी अकॉर्डिंगली वैसे ही आ जाएगा जेड वन प्लस जेड टू डिवाइडेड बाई टू, जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा जेड वन प्लस जेड टू डिवाइडेड बाई टू। मतलब 2 पार्टिकल्स इक्वल मास के अगर हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली बीच में आ जाता है। ठीक, ऐसे ही अगर एक 3 पार्टिकल सिस्टम हुआ, तो अगर एक 3 पार्टिकल सिस्टम हुआ ऑफ इक्वल मासेस, 3 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, तो क्या होगा, 3 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस और साथ के साथ हमें अगर ये भी दे रखा है, नहीं सपोज बस बता रखा है कि 3 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, ठीक है, तो मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर कैसे बन जा रहा है, ओवल बन गया। ठीक है, मान लेते ये 3 ऑब्जेक्ट्स है 1 2 एंड 3। ठीक, मान लेते ये तीनों पार्टिकल्स एक प्लेन पे लाई कर रही हैं। ठीक है, 3 पार्टिकल्स तो एक प्लेन पे लाई कर ही सकती है, चौथा पार्टिकल जब आ जाता है तो फिर हम नेसेसरीली एक प्लेन में नहीं लाई करा सकते, 3 पार्टिकल्स को तो हम हमेशा ही एक प्लेन पे रख सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। तीनों के मासेस बराबर है m m एंड m, तो ऐसे में जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 y3 बाई 3, जो कि एग्जैक्टली ये क्या है, ये सेंट्रॉयड है, ट्राइंगल का सेंट्रॉयड पे आ जाता है। अगर 3 पार्टिकल्स है आपके पास इक्वल मास के तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो सेंट्रॉयड आएगा उस ट्राइंगल के। ठीक, ठीक है, अच्छा, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया था कि आर ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या आएगा 1 ओवर एम टाइम्स समेशन ऑफ एम आई आर आई। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि अगर मैंने मेरा जो रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम जो है उसका अगर मैंने ऑरिजिन, उसका जो ऑरिजिन है उसी को मैंने सेंटर ऑफ मास पे रख दिया। ठीक है, ओरिजिन ही अगर मैंने सेंटर ऑफ मास पे रख दिया तो ऐसे में इसके बाद अगर मैं सारे पार्टिकल्स के लिए समेशन एम आई आर आई कैलकुलेट करूँगा ना तो वो ज़ीरो आ जाएगा।
आना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऐसा एक पॉइंट है जिसके अबाउट समेशन एम आई आ रहा है डिवाइडेड बाई एम, ये उसका कोऑर्डिनेट है। उस कोऑर्डिनेट पे ही अगर मैं चला गया तो वहाँ से अब मैं हर एक पार्टिकल का अगर मैं देखूँगा समेशन एम आई आ रहा है तो वो ज़ीरो आ जाएगा। वो आप एक बार है ना ऐसे अरिथमेटिकली कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, ठीक है। क्या हुआ? मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये आप पूरा है ना अरिथमेटिकली करके देख सकते हो। मान लो कि इनिशियली फॉर अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर सी एम, ठीक। अब बाकी सारे पार्टिकल्स का जो भी कोऑर्डिनेट था वो था आर आई, ठीक है, तो ये होगा आर आई। अगर आपने ओरिजिन को यहाँ पे मूव कर दिया, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर पे मूव कर दिया, तो उसके बाद अब ये जो आर आई है, ये आर आई किस में बदल जाएगा? ये आर आई बन जाएगा आर आई माइनस आर सी एम बनेगा। बेसिकली ये वाला वेक्टर बन जाएगा पोजीशन वेक्टर नया इस वाले पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब जब आप समेशन करोगे तो देखो समेशन एम आई आ रहा है तो आर सी एम आ जाएगा, समेशन एम टाइम्स आर सी एम टाइम्स आर सी एम ही रहेगा, दोनों कांस्टेंट चीज़ें हैं, और एक एन आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। और समेशन एम आई आ रहा है तो एम टाइम्स आर सी एम है, ठीक है। तो ये चीज़ें कट जाएंगी। एक बार आप बैठ के खुद से अरिथमेटिकली करके भी देख सकते हो। हल्का सा मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा चलो, ये तो अभी एक डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कि जहाँ पे आप पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो। बट हमारे कॉमन एक्सपीरियंस में हमें कभी भी ऐसा एक रिजिड बॉडी मिलता नहीं है। जनरली जो भी रिजिड बॉडीज़ होती है वो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप कैसे सोच सकते हो? कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट पे एक मास मान के आप नहीं चल सकते हो। जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, जब मैंने समेशन एम आई आर आई या समेशन एम आई एक्स आई लिखा तो मैंने क्या एज्यूम किया कि ठीक है ये जो रिजिड बॉडी है वो कलेक्शन ऑफ मासेस है। ये हो गया डिस्क्रीट पॉइंट्स या डिस्क्रीट मासेस। मतलब एक एक पॉइंट पे आप मास बता सकते हो कि हाँ इस पॉइंट पे एक मास है, इस पॉइंट पे एक मास है, इस पॉइंट पे एक मास है, और उन पॉइंट्स को आप सेपरेटली बता सकते हो। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा ना कि एक पूरा रीजन होगा जहाँ पे मास पूरा पड़ा हुआ है, ये ऐसे मासेस पड़े हुए हैं, एक पैच पड़ा हुआ है। जो भी आप ऑब्जेक्ट देखते हो वो तो सारे कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन ही होते हैं ना। कभी आपने देखा है कि ये टेबल पड़ा हुआ है, टेबल में एक मास यहाँ पे है, उसके थोड़ी दूरी पे एक और मास है? नहीं देखा है ना। एक तरीके से आप उसको कह सकते हो कि ये तो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है मासेस, कि एक एक पॉइंट पे मास नहीं पड़ा हुआ है, पूरे पे ही मास है, ठीक। तो अब ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं? कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन तो देखो कुछ नहीं करना है, आप मान लो कि ठीक है एक मैंने छोटा सा इसका मास एलिमेंट ले लिया, ठीक है, बहुत छोटा सा मैंने एक मास एलिमेंट ले लिया ऑफ डी एम मास जिसका पोजीशन वेक्टर है आर आई वेक्टर या आर वेक्टर सपोज, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास कैसे निकालता हूँ? समेशन एम आई आर आई डिवाइडेड बाई एम जो कि है समेशन एम आई, ठीक। कोई भी आयत एलिमेंट अगर मैंने लिया, आयत एलिमेंट उसका पोजीशन वेक्टर आर आई होगा, उसका मास एम आई होगा, ओरिजिन से जब मैं देख रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, बट यहाँ पे एक छोटा मास एलिमेंट लेंगे और समेशन हम इन सारे ऐसे छोटे 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 बहुत सारे मास एलिमेंट्स ले लेंगे, उन सब के लिए हम समेशन कर देंगे, ठीक है। अब जब भी हम ऐसे छोटे छोटे मास एलिमेंट्स के लिए समेशन करते हैं तो वो समेशन बेसिकली क्या बन जाता है? वो समेशन बन जाता है, वो समेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर यही चीज़, यही फॉर्मूला अगर डायरेक्टली लगा देते हो तो क्या बनेगा? ये बनेगा समेशन डी एम टाइम्स समेशन आर आई डी एम डिवाइडेड बाई समेशन डी एम,
ठीक है। बट ये जो डी एम है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा मास एलिमेंट है, मतलब ये डी एम बहुत छोटा एलिमेंट है, स्मॉल है काफ़ी। इसके बारे में सोचने का तरीका ये होता है कि अब डी एम नहीं, एक डेल्टा एम एलिमेंट लिया आपने। डेल्टा एम एलिमेंट, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल डेल्टा एम एलिमेंट्स अगर आप ले लोगे तो उनकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। पहले वेक्टर फॉर्म में नहीं देखते, पहले एक एक डायमेंशन में देख लेते। अगर मैं एक्स सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो वो आ जाएगा समेशन डेल्टा एम इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन डेल्टा एम, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो कि ये डेल्टा एम जो है उसको बहुत छोटा ले लेते हो, इतना छोटा ले लेते हो कि उन सब डेल्टा एम एलिमेंट्स के बीच में कोई गैप ही नहीं है, सो दैट अगर आप ऊपर से देखो तो आपको लगेगा कि ये कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो बेसिकली फिर उस केस में ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्या बन जाएगी, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी एक्स सेंटर ऑफ मास विल बिकम इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ समेशन डेल्टा एम एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन डेल्टा एम एज डेल्टा एम गोज़ टू ज़ीरो, ठीक। ये चीज़ बन जाएगा। और जब भी लिमिट ऑफ अ सम हम निकालते हैं जहाँ पे ये चीज़ बहुत छोटी हो जा रही है, तो ये मैंने इंटीग्रेशन के टाइम पे पढ़ाया था, ये चीज़ एक्चुअली इंटीग्रल बन जाता है, ठीक है। सो दिस एक्चुअली बिकम्स इंटीग्रल एक्स आई बोलने की ज़रूरत नहीं है अब, एक्स टाइम्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी एम, ठीक। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला यही होता है, अगर एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो तो वो हो जाएगा इंटीग्रल एक्स टाइम्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ डी एम। वाई सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वो बन जाएगा इंटीग्रल वाई टाइम्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी एम। इस चीज़ को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो आर सी एम विल बी इक्वल टू इंटीग्रल आर डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी एम। और इंटीग्रल डी एम खुद क्या है, टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ ट्रू है, अगर हमने जो सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले लिया हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो ये जो चीज़ें हैं इंटीग्रल एक्स डी एम इंटीग्रल वाई डी एम ये सारी ज़ीरो आ जाएंगी। वहाँ पे जैसे समेशन एम आई आर आई ज़ीरो आ रहा था, यहाँ पे भी इंटीग्रल आर डी एम ज़ीरो आ जाएगा। अगर इंटीग्रल आर डी एम ज़ीरो आ गया इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट तीनों का इंटीग्रल डी एम वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम एक सिमेट्रिक बॉडी की बात कर रहे हैं ना, सिमेट्रिक बॉडी या ऐसा बॉडी जिसका मास है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो ऐसे बॉडीज़ को होमोजीनियस बॉडी बोलते हैं, होमोजीनियस बॉडी। होमोजीनियस बॉडी क्या होता है, इट इज़ अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और यूनिफॉर्मली अ बॉडी विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ठीक है। इन बॉडीज़ की एक ख़ास बात होती है कि इन बॉडीज़ के लिए जो सेंटर ऑफ मास है ना वो उनके ज्योमेट्रिक सेंटर में लाई करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजीनियस lies on their geometric centers। कभी भी कभी भी आपको ऐसे सिमेट्रिक बॉडीज़ अगर मिलती है या बॉडीज़ जो एकदम मतलब प्रॉपरली सिमेट्रिकल हो, प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी रिंग हो या फिर स्फेयर हो या फिर लेट्स से एक रॉड हो, तो इन सब का जो सेंटर ऑफ मास है ना एग्जैक्टली उनके सेंटर पे होगा। रिंग मतलब सेंटर पे, सबका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास बन जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ऑफकोर्स आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस में जाना पड़ता है, बट वो चीज़ इतने सिलेबस में ऐसा है नहीं, ठीक है।
इसका मैनिफेस्टेशन ये है कि जैसे अगर आपके पास एक ऐसा रिंग दे रखा है, एक ऐसा रिंग दे रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? आप बोलोगे सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। ठीक, अगर आपको एक ऐसा रॉड दे रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका एग्जैक्टली यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर पे। ठीक, उसका आर्ग्यूमेंट यही है कि अगर आप मान लो इसी को ओरिजिन बता देते हो, इसको अगर मैंने ओरिजिन बता दिया, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालते हो? सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन आर डी एम डिवाइडेड बाई समेशन डी एम। ठीक है, तो आप ये सोच के देखो, इसके राइट में मैंने अगर एक डी एम एलिमेंट ले लिया, तो हर एक ऐसे एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली लेफ्ट में भी एक और डी एम एलिमेंट होगा। ठीक, और उसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस आर। अगर इसका आर है तो इसका माइनस आर है, तो फिर इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जितने भी एलिमेंट्स लोगे दोनों साइड पे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कैंसिल होता जाएगा। तो इंटीग्रल आर डी एम को आप इंटीग्रल भूल जाओ, आप इसको सोचो समेशन आर डी एम आप निकाल रहे हो। ठीक है, समेशन आर डी एम, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन हर बार कटते जा रहा है। तो जो समेशन आर डी एम है वो एग्जैक्टली ज़ीरो आ जाएगा। समझ आ रहा है ना ये बात? ठीक है, तो अगर वो इंटीग्रल आर डी एम या समेशन आर डी एम वाला जो कंपोनेंट है वही अगर ज़ीरो आ गया, तो फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ऐसे होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स के लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करता है। ठीक है, इस चीज़ को ये भी कहते हैं, इस चीज़ को रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन सिमेट्री इसलिए क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट अगर आप इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, मतलब इस पॉइंट के अबाउट अगर आप इधर किसी एक चीज़ का रिफ्लेक्शन लेते हो तो एग्जैक्टली सेम आता है। यहाँ पे एक लाइन बना दो, इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन ले लो, ये आ जाएगा, और ये एकदम कोइंसाइड करेगा। जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप रिफ्लेक्शन लेते हो, दोनों साइड के जो भी इमेजेस आएंगे वो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगी, मतलब दोनों रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे आप रिफ्लेक्शन लो तो सिमेट्रिकल आते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही लाई करता है। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं फिर। ठीक है, तो सपोज हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स at the vertices of an equilateral triangle such that the masses of the particles are 100 gram, 150 gram and 200 grams respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meters long. ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये सिंपल सा एग्जांपल है। देखो, हाँ मतलब वो तो आप पे है कि आप किस पॉइंट को 0,0 लो, आप अपना ओरिजिन कौन सा लोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा लोगे, वो तो आप पे रहता है हमेशा इन सब प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है, ये 3 पार्टिकल्स हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे लाई करती है। एक का मास 100 ग्राम है, एक का मास 150 ग्राम है और एक का मास 200 ग्राम है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी ले लो आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं अगर यहाँ पे ले लेता हूँ अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अगर वाई एक्सिस हो गया और ये अगर एक्स एक्सिस है, तो फिर आपको कोऑर्डिनेट ज़रूर लिखने पड़ेंगे। ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा, जो 200 ग्राम वाला पार्टिकल है, मान लेते कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका साइड लेंथ एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिखोगे? आप थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लो। आप एक ऐसे समझ सकते हो कि ये एल है, ये 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, तो इसके इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? साइड्स को भी नेम कर देते हैं, लेट मी कॉल दिस पॉइंट ए एंड लेट मी कॉल दिस पॉइंट बी। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये एल, मतलब ये जो हाइट है ये कितना होगा? ये एल साइन 60 डिग्री होगा, और जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो एल कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा एल कॉस 60 डिग्रीज और एल साइन 60 डिग्रीज। ठीक,
जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे L, 0। ठीक, मतलब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है तो फिर मैं सेंटर ऑफ मास बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। एक्स सेंटर ऑफ मास अगर मैं अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, L cos 60 डिग्री कितना होता है, L/2 और ये L√3/2। ठीक, मैं एक्स सेंटर ऑफ मास अगर निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, 100 इंटू 0 प्लस 200 इंटू L/2 प्लस 150 इंटू L डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है सिस्टम का, 450 ग्राम्स। ठीक, यहाँ पे मेरे को कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मास ऊपर नीचे दोनों साइड आ रहा है तो उसके यूनिट्स वैसे ही कट जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 350L डिवाइडेड बाई 450, 7L/9। ठीक, और वाई कोऑर्डिनेट भी आप ऐसे निकाल सकते हो। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, वाई सेंटर ऑफ मास ये आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे 100 वाला तो 0 है, 100 इंटू L√3/2 मतलब 100 इंटू L√3 प्लस 100 L√3 प्लस बस यही दिस डिवाइडेड बाई 450। तो ये हो जाएगा 2√3/9 टाइम्स L। ठीक, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो इस चीज़ को। अब यहाँ पे L की वैल्यू दे रखी है, इट इज़ 0.5 मीटर्स, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। L इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर्स। तो इससे एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ जा रहा है, 0.5 यानी कि हाफ, एक तरीके से 7/18 आ जाएगा। और वाई सेंटर ऑफ मास आ जाएगा कितना, 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3/9 आ जाएगा। अप्रॉक्स ये आप लिख सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल है वैसे एनसीईआरटी में, जहाँ पे एक लैमिना का आपको ये निकालना है कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहाँ पे होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिमेट्री वाला आर्ग्यूमेंट दे रखा है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लैमिना होता है कोई भी एक प्लेन शीट, उसको लैमिना बोलते हैं। एक ट्रायंगुलर लैमिना मतलब एक ट्रायंगुलर टाइप का शीट। ठीक है, सपोज इस टाइप का एक ट्रायंगल आपको दे रखा है ABC, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, और लैमिना एज अ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिर्फ उसके एजेस पे वेट नहीं है या सिर्फ उसके वर्टिसेस पे वेट नहीं है, पूरे पे वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे में आप इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हो, एग्जैक्टली होगा क्या। तो उसके बारे में सोचने का तरीका ये है कि मान लो कि मैंने इस लैमिना को बहुत छोटे छोटे ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, बहुत सारे ऐसे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले मैंने ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जो कि पैरेलल है टू द साइड AC के पैरेलल। अब हर एक ऐसे छोटे स्ट्रिप को मैं एक लाइन कंसिडर कर सकता हूँ, और एक लाइन जिस पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे लाइन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। ठीक, मतलब इस वाले जो स्ट्रिप, ये वाला जो स्ट्रिप है इसका मिड पॉइंट पे है, ये वाला जो स्ट्रिप है वो भी मिड पॉइंट पे है, ये वाला जो स्ट्रिप है वो भी मिड पॉइंट, ऐसे चलते 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 इस वाले स्ट्रिप पे आ जाऊँगा, वो भी मिड पॉइंट पे होगा। तो इन सारे स्ट्रिप्स का जो भी सेंटर ऑफ मास है, अब इन सारे स्ट्रिप्स के कलेक्शन का अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो वो इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए। ठीक, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि इन सब शीट्स का सेंटर ऑफ मास
मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसी पे होना चाहिए इस पूरे चीज़ का, इस पूरे कलेक्शन का सेंटर ऑफ मास। मतलब इतना तो क्लियर है, जो सेंटर ऑफ मास है वो इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे लाई करेगा। ठीक, अब यही प्रोसेस अगर मैंने रिपीट किया इस साइड से, मैंने ऐसे स्ट्रिप्स ले लिए जो कि ए बी के पैरेलल है। ठीक, वहाँ पे भी आप अगर सेम आर्ग्यूमेंट लगाओगे तो उनका भी सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट्स पे होगा इन सब स्ट्रिप्स का, और उस हिसाब से पूरे लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस वाले लाइन के अलॉन्ग लाई करना चाहिए। तो मतलब सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करना चाहिए, विच इज़ दिस पर्टिकुलर लाइन। और यही सेम आर्ग्यूमेंट अगर मैं इस साइड पे पैरेलल स्ट्रिप्स में डिवाइड करके अगर देखता हूँ तो इधर भी सेम चीज़ ट्रू होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगर ऐसे लाइंस बना दोगे, इनका भी सेंटर ऑफ मास विल बी अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल ऑफ दी स्ट्रिप्स। इनका सेंटर ऑफ मास इसके अलॉन्ग होगा। इसका मतलब क्या है, ये लाइन एग्जैक्टली क्या है, ये लाइन तो मीडियन है, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, राइट। किसी भी ट्रायंगल में तीनों मीडियन तो ज्वाइन करते ही है ना, सेंट्रॉइड बोलते हैं उसको हम। सेंट्रॉइड मीडियन तो ज्वाइन करते ही है हमेशा। सर्कम सेंटर होता है कि अगर आपने एक सर्कल बनाया जो कि इन तीनों एजेस के थ्रू तीनों वर्टिसेस के थ्रू जा रहा है ना, तो उसका जो सेंटर होगा ना उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। और दूसरे टर्म्स में आप इसको समझ लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो वो होता है ना, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, उससे आ जाता है। एक इन सेंटर भी होता है, इन सेंटर होता है इन सर्कल का, ठीक है। सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैंने बोला तो वो गलत बोला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, वो एंगल बाइसेक्टर्स का होता है। जो ऑल्टीट्यूड्स बनाते हो उसका ऑर्थो सेंटर होता है, जो एंगल बाइसेक्टर्स बनाते हो उसका सर्कम सेंटर होता है, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाते हो वो इन सर्कल होता है। मीडियन के लिए सेंट्रॉइड होता है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास आ गया, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इसका मतलब सेंट्रॉइड, और यही होगा आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक, एक और एग्जांपल है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप लैमिना। फिगर मैं बना देता हूँ, फिगर आपका ऐसा है। देख लेते हैं, आपको ऐसा एक लैमिना दे रखा है जिसमें आपको, लैमिना तो नहीं है एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास, अच्छा हाँ, यूनिफॉर्म लैमिना है, उसके डायमेंशंस दे रखे हैं, उसका मास दे रखा है। ठीक है, सो द लैमिना इज शेप्ड समथिंग लाइक दिस। इस टाइप का शेप है। ठीक, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। तो जो पॉइंट्स है 0,2, 1,2, 1,1, 2,1 और 2,0, इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो कैसे निकालो, देखो नॉर्मल अगर आप आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हो, इंटीग्रेट करना चाहते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
दो इंटीग्रेशंस लग जाएंगी, ठीक है, इंटीग्रल डी एक्स डी वाई, दो चीज़ें लग जाएंगी, ऐसे करने में बहुत डिफिकल्ट है। तो थोड़ा सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स हम यूज़ करेंगे। सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, होमोजीनियस पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया तो मैं इतना तो बता सकता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके सेंटर पे आएगा, ये वाला जो पोर्शन है उसका भी सेंटर पे आएगा और इसका भी सेंटर पे आएगा। फिर मेरे पास बेसिकली एक तरीके से एक 3 पार्टिकल सिस्टम है जिसका मेरे को फिर सेंटर ऑफ मास निकालना है, वो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो फिर उसी तरीके से कर देते, इसका ये जो रीजन 1 है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ठीक है। थोड़ा अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, सपोज़, हाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, और थर्ड रीजन है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तीनों के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे को पता है, निकाल सकते हैं ना। इसका सेंटर क्या होगा एग्जैक्टली, वाई का हाफ, एक्स का हाफ, ये कितना है 1 है, ये कितना है 1 है, मतलब ये हाफ फ्रॉम हियर, मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो जाएगा 3/2 और 3/2 कॉमा, सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट 3/2 होगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट होगा हाफ, वाई कोऑर्डिनेट होगा 3/2, ठीक। इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हाफ होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी हाफ होगा, और लास्टली इसका अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 + हाफ, 1 + हाफ, मतलब 3/2 और वाई कोऑर्डिनेट 1/2, ठीक है। तो तीनों रीजन्स के मेरे पास सेंटर ऑफ मास आ गए। ये इस वाले रीजन का सेंटर ऑफ मास, ये इस वाले रीजन का सेंटर ऑफ मास, और ये इस वाले रीजन का सेंटर ऑफ मास। तो अब पूरे का अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मतलब एक तरीके से इन तीनों का जो मैंने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया उनका आपस का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो मैं अब निकाल सकता हूँ। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, अब देखो पूरे लैमिना का जो मास था वो 3 किलोग्राम्स था, तो मतलब हर एक इंडिविजुअल जो मैंने डिवीज़न किया है हर एक का मास भी 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो मासेस भी 1 किलोग्राम ले लूँगा और कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है हर एक का, तो मैं लिख लूँगा m इंटू समेशन mi इंटू xi। पहले ग्रीन वाला रीजन लेते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट है हाफ प्लस 1 इंटू पर्पल वाले का हाफ है प्लस 1 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास तो 3 kg है, ठीक है। तो ये आ जा रहा है 1/3 टाइम्स हाफ प्लस 3/2, नहीं, हाफ क्यों होगा, 5/2/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/6 जो भी यूनिट्स दे रखी है, ठीक है। तो 5/6 यूनिट्स होगा जो भी यूनिट्स दे रखी होंगी। वाई सेंटर ऑफ मास अगर मैं निकालूंगा सेम तरीके से निकालूंगा, 1 टाइम्स हाफ, ग्रीन वाले का क्या है, सॉरी ग्रीन वाले से ही स्टार्ट करते हैं, तो 1 टाइम्स 3/2 प्लस 1 टाइम्स 1/2 प्लस 1 टाइम्स 1/2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये भी सेम आ जा रहा है, ये भी 5/6 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक। तो काफ़ी इजीली हमने कर लिया इस चीज़ को, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का बेसिक पोजीशन वेक्टर हमने अभी क्या देखा था। पहली बात तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम पूरे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं एक तरीके से, बट एनीवे उसका फॉर्मूला क्या था, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, मैं कैपिटल आर नहीं यूज़ करता हूँ, आर सी एम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आर सी एम इज़ इक्वल टू समेशन एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई, और समेशन एम आई तो हमारा टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ डेट एम टाइम्स आर सी एम इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई, ठीक। इसी चीज़ को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है,
इफ़ आई डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को क्या मिलेगा। अब देखो डी बाई डी टी अगर मैं इस चीज़ का करता हूँ, वैसे तो प्रोडक्ट रूल लगता है, बट देखो अगर एक ऐसा सिस्टम है जिसका मास चेंज नहीं हो रहा है तो इन दैट केस मास बिकम्स अ कांस्टेंट, मास तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा और डी बाई डी टी पोजिशन वेक्टर पे लग जाएगा। तो ये बन जाएगा m टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ आर सी एम। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए। ये बेसिकली क्या है, ये m1r1 प्लस m2r2 प्लस एंड सो ऑन है। ठीक, हर एक पे आप डी बाई डी टी लगाओगे तो ये बन जाएगा समेशन एम आई डी बाई डी टी ऑफ आर आई। ठीक, अब देखो डी आर बाई डी टी क्या होता है, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होता है। तो फिर आप ये बोल सकते हो दैट m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू समेशन एम आई वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल। और आपको अगर समेशन नोटेशन अच्छा नहीं लगता है तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m टाइम्स वी सी एम इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस सो ऑन टिल mn/vn। ठीक, तो बेसिक रिलेशन तो चलो ये है कि आपका जो ये आया सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो आप इस तरीके से सोच सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलरली कैलकुलेट भी करना है तो आप मास को इधर ले जाओगे और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। और इसी चीज़ को अगर आप फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन तो आपके पास आ जाएगा m टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन एम आई एक्सेलरेशन ऑफ आई। ठीक, ठीक है। और इसी चीज़ को अब फर्दर आप अगर सोच के देखो m टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और ये एम आई ए आई। ठीक है, एम आई ए आई क्या है एग्जैक्टली, तो ith पार्टिकल, अगर आप ith पार्टिकल की बात कर रहे हो तो ith पार्टिकल के लिए एम आई टाइम्स ए आई बेसिकली ये क्या है, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ इट इज़ इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ith पार्टिकल दैट इज़ इक्वल टू एम आई ए आई। ठीक है, तो इसको एफ आई बोल दो, इसको अगर मैं एफ आई बोल देता हूँ तो फिर ये चीज़ मेरे को क्या बता रही है, मेरे को ये बता रही है जो मास टाइम्स दी एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस या फिर समेशन ऑफ एफ आई जो कि है F1 प्लस F2। ठीक है, F1 क्या बता रहा है, F1 ये बता रहा है व्हाट इज़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, F2 बता रहा है व्हाट इज़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सेकेंड पार्टिकल, ऐसे ही nth पार्टिकल तक। तो इन सारे पार्टिकल्स पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन सबको मैं सम कर रहा हूँ। तो एक तरीके से इस पूरे सिस्टम को अगर मैंने देख लिया, इस पूरे सिस्टम पे जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्सेस पड़ रही है उन सब का मैंने सम कर दिया। ठीक है, ठीक है, सम किया, बट ये ध्यान दो कि ये जो F1 F2 है ये एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल है, पार्टिकल पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब अगर मेरे पास एक ऐसा बड़ा सा सिस्टम है उसमें पार्टिकल्स है, ठीक है, इस पे कुछ फोर्सेस लग रही है, इस पे कुछ फोर्सेस लग रही है, लेकिन अगर मैं सिस्टम की बात करता हूँ, सिस्टम के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़रूरी नहीं कि पार्टिकल के लिए, मतलब पार्टिकल के लिए जो चीज़ एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़रूरी नहीं कि सिस्टम के लिए भी वो एक्सटर्नल फोर्स हो, क्योंकि हो सकता है ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में कुछ फोर्सेस लगा रही हो, वो तो इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो गया। ठीक, वो तो सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो गया, बट यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि इस पूरे सिस्टम में अगर इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगाया देन एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ये पार्टिकल उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा। तो जहाँ तक ये पूरा सिस्टम कंसर्न्ड है ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक, तो अगर मैं F1 F2 F3 ये इन सब को सम कर रहा हूँ ना तो इस सब में जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये जो वेक्टर सम मैं कर रहा हूँ इससे जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट विल ओनली हैव
एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम, ठीक है, सिर्फ पार्टिकल के एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं, पार्टिकल के एक्सटर्नल फोर्सेस तो है ही, वो तो है ही, ये फॉर्मूला तो होता ही एक्सटर्नल फोर्स के लिए। पार्टिकल के एक्सटर्नल फोर्सेस तो हम गिन ही रहे हैं, बट जब उन सबको हम सम कर देते हैं तो जो भी इन पार्टिकल्स के आपस में जो इंटरनल फोर्सेस है ना वो कैंसिल आउट हो जाती है, और ये टोटल आता है ना, इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम बच जाती हैं, इंटरनल वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, इंटरनल सब कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरीके से मैं ये जो पूरा सम कर रहा हूँ तो ये एफ एक्सटर्नल फॉर द एंटायर सिस्टम आ जा रहा है, और एफ एक्सटर्नल ऑन द एंटायर सिस्टम एज पर आर डेरिवेशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ वैलिड फॉर अ सिस्टम एज वेल। हमें पार्टिकल्स के लिए वैलिड है ये तो पता ही था, पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है ये तो पता ही था, बट सिस्टम के लिए वैलिड है कि नहीं ये हमें नहीं पता था, और ये हमने अभी प्रूव कर दिया, ठीक। तो हमारा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स mass into acceleration of the center of mass is equal to external force, where this is the net external force net external force on the entire system, ठीक। पूरे सिस्टम पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो ये बताता है। तो न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ इज वैलिड फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एज वेल, and the center of mass of a system of particles moves as if all the mass of the system is concentrated at the center of mass and all the external forces are also being applied at that particular point। ये सिंप्लीफिकेशन भी आप कर सकते हो इस फॉर्मूला के हिसाब से। अब तो मतलब अगर हमारे पास एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ मास मेरे को दे रखा है कि ये वाला पॉइंट है, दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास। इस पर अगर फोर्सेस लग रही है, एक यहाँ से F लग रहा है, F1 लग रहा है, एक यहाँ से F2 लग रहा है, एक यहाँ से F3 लग रहा है, अलग अलग जगह से फोर्सेस लग रही है, तो इस पूरे सिस्टम को अब आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? सेंटर ऑफ मास पे आप इसका पूरा मास रख दो, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, तो हम सेंटर पे पूरा मास रख देंगे, और फिर हम बोलेंगे कि जो फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है वो भी आप सेंटर ऑफ मास पे ही लगा दो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे ही सारे फोर्सेस लगा दो, और सेंटर ऑफ मास पे ही सारा मास भी रख दो, F2 F3। ये सिंप्लीफिकेशन अब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक्सटेंडेड बॉडीज़ को अब एक, जब एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ये नेट एक्सटर्नल फोर्सेस की बात हो रही थी, रोटेशनल मोशन पे हम आएंगे बाद में, बट एज फार एज ट्रांसलेशनल मोशन इज कंसर्न हम एक एक्सटेंडेड बॉडी को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कब? हाँ हाँ हाँ, अगर हमने सारा मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो, ठीक है। हाँ, बाकी इसके इंटरनली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इंटरनली बहुत सारा मोशन हो सकता है, ये वाला पार्टिकल इधर जा सकता है, ये वाला पार्टिकल उधर जा सकता है, जो भी मोशन हो रहा होगा वो हम इस चीज़ के हिसाब से नहीं डिफाइन कर पाएंगे। इंटरनली क्या हो रहा है वो हम नहीं बता पाएंगे, बट एक्सटर्नली हम ये बता सकते हैं कि पूरा सिस्टम अगर ये लेफ़्ट जा रहा है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये चीज़ हम इस एनालिसिस को देख के बता सकते हैं, ठीक। नहीं मतलब इंटरनल फोर्सेस भी पूछी जा सकती है, ठीक है, थोड़े सिंप्लीफाइड केसेस ही होंगे, बट इंटरनल फोर्सेस भी पूछे, जैसे आप देखो ना खुद, जो हमने ऐसे प्रॉब्लम्स किए होंगे, ये एक मास है उसके साथ एक और मास लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे मैंने कुछ 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो फिर ये किस तरीके से मूव करेगा, तो फिर हम उस पूरे को एक सिस्टम मान के कर लेते थे ना। वहाँ पे भी तो इंटरनल फोर्स पूछा जा सकता था कि बीच वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट अगर हमें पूरे सिस्टम का अगर मोशन देखना है कि पूरा सिस्टम एज अ होल कहाँ मूव कर रहा है, तो वो हम इस सिंप्लीफिकेशन के थ्रू बता सकते हैं। इंटरनली क्या हो रहा है वो हम नहीं बता सकते, कि इंटरनली पार्टिकल्स का मोशन कैसा होगा वो हम नहीं बता सकते, बट एक्सटर्नली हम ये बता सकते हैं कि एज अ होल सिस्टम किस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इट्स नॉट, थोड़ा टाइम तो लगेगा।